हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की गणित। यहाँ पे सारे प्रश्नावली जितनी भी हैं, लगभग 14 प्रश्नावलियाँ हैं। उनके वीडियो क्लास आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी और ये इसकी शुरुआत आज से की जा रही है। और आप इसके लिए देखो, मैथ 11th 10th की मैथ है, वो सारे जॉब में सभी जितने भी बेसिक एग्जाम होते हैं उन सब में काम आती है। तो इसके लिए प्रॉपर यहाँ से आप नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से समझना है। एक रफ साथ में लेके बैठिए और जितने भी हम यहाँ पे मैथ के सवाल कराते हैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। और बिल्कुल पूर्णतः आप इस पे समर्पित होके पढ़ना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज की क्लास हमने मिस कर दी तो आगे की क्लास ले लेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे सही ये रहेगा कि जिस दिन वीडियो आपके लिए अपलोड होगी उस दिन आप उसी को उसी समय बैठ के अपने फेयर में उतार के और रफ में प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसके लिए आपके जो भी 10th क्लास है उसमें मैथ में 14 प्रश्नावली हैं। टोटल 14 प्रश्नावलियां हैं। अब तो अभी हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं, इसको आप नोट नहीं करें। जब आपसे बोला जाए कि आप इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके 14 प्रश्नावलियां हैं ये तो बता ही दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट हैं ये सारी प्रश्नावलियां, क्योंकि आगे जितने भी आपके को क्लासेस चलती हैं, मैथ की चलती हैं या फिर रीजनिंग की, या फिर उनमें सभी तरीके के विषयों में ये काम में आने वाली सब्जेक्ट है। और इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से बहुत मूल्यवान सब्जेक्ट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि हम पास ही हो जाते हैं, फिर आगे वो ना तो आगे पास हो पाते हैं ना ही जॉब लग पाते हैं। पास भी हो जाते हैं तो जॉब नहीं ले पाते इतना। तो इसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली प्रश्नावली। प्रश्नावली पहली, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यह आपका सिलेबस है। सिलेबस में ये प्रश्नावली है जो 4 नंबर की प्रश्नावली है। यहाँ से आपके वार्षिक एग्जाम में 4 नंबर मिलेंगे। ये जो प्रश्नावली है इसमें 4 नंबर का रखा गया है। प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। अभी आप हेडिंग डालिए। जैसा मैं लिखता जाता हूँ और बोलता हूँ कि इसको नोट करना है, उसको नोट कर लेना। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कहीं और किसी अदर से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने यहाँ से देख लिया, आज पहली क्लास है इसलिए आज हम तुम्हें हल्का सा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो लिखा देंगे। तो इसमें हेडिंग डालिए प्रश्नावली एक। प्रश्नावली एक जो अपना पेज है, मेन पेज, उसके हाशिया पे लिख सकते हो प्रश्नावली नंबर 1। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये आपकी पहली प्रश्नावली है और इसमें लिख लेना इसके मार्क्स जो हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से, वो कितने मार्क्स का है ये चैप्टर? 4 मार्क्स का है। तो आप अगर यहाँ से सारे अच्छे से पॉइंट करते हो और आसानी से ये 4 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। पर करना क्या है, लगातार पढ़ना है और ध्यान से देखना है। ज्यादा इतना कठिन नहीं है। इसके लिए बस थोड़ा सा ये रहना है कि जो भी वीडियो में पढ़ाया जाए लिखाया जाए उसको जल्दबाजी में नहीं लेना है। आपके सिलेबस से कुछ टॉपिक हट चुके हैं, इसलिए हम उन्हीं चैप्टर्स या उन्हीं पॉइंटों को करा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि सर ने ये पॉइंट नहीं कराया, ये बुक में दे रखा है। यहाँ पे केवल वही टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके 2024 जो भी आपके सिलेबस में रहे हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि ज्यादा समय भी आपका खराब ना होगा और जो भी काम की चीजें हैं वो पढ़ पाएंगे। तो आपके यहाँ पे पॉइंट एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो हटा दी गई है। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला अपना ये पॉइंट रखे गए हैं सिलेबस में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इनको हम पढ़ेंगे। इसके लिए इसके काम में आने वाली कुछ परिभाषाएं, कुछ संख्याएं किस प्रकार से परिभाषित की जाती हैं उनको देख लेते हैं। तो अभी
इसमें अपने नोटबुक में हेडिंग डालें, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, प्राकृतिक संख्या वो एक से स्टार्ट होती है। हम सीधा सीधा लिखा रहे हैं क्योंकि ये परिभाषा तो आती नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी। प्राकृतिक संख्या क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ही कहाँ तक होंगी ये संख्याएं? अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। अब एक बात बताओ, इसमें कोई ऋणात्मक संख्या है? नहीं। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? धनात्मक है। ये खुद से याद रखना है, लिखा नहीं रहे इतना। तो इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं लिखिए। ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है अपनी, उसमें क्या आ गया? उसमें एक जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब हम यहाँ पे इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। तो ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। अब अपने पास हमने देख लिया प्राकृतिक संख्या, जो कि हम 9th क्लास 8th क्लास हमने पढ़ते आए हैं। 1 2 3 4 5, ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। और इसके बाद हमने क्या क्या देखा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? केवल पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में केवल किसका अंतर है? इस जीरो का अंतर है। देखो ये जीरो आने से कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या है। मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। 1 2 3 सब ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 से अनंत तक जाएंगी। अब इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। देखो मैथ को पढ़ना और समझना, अगर समझ गए तो मैथ आसान हो जाएगी, वरना कुछ बच्चों के क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने दोस्तों सबसे पूछ के देखना, उनको मैथ से डर लगता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो एक एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो अदर सब्जेक्ट में अपना ध्यान लगा लेते हैं जो याद रखने वाली है। यहाँ पे समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। अब इसमें अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। अगर एक एक बिंदु अच्छे से सीखे समझे तो बहुत आसान हो जाएगी ये। पूर्णांक संख्याएं। अब देखो पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं? हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, उसमें क्या था? एक से स्टार्ट। पूर्ण संख्याओं में जीरो और आ गया, जीरो से शुरू हो गए। पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा? जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ना, वो भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। जैसे -3, -3, -2, -1 और जीरो, 1 2 3, और ये आगे भी जाएंगी अनंत तक और ये पीछे भी आएंगी अनंत तक। तो इसमें इसका मतलब क्या है? सारी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो तीनों मिलके कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। ध्यान रखना इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं ली जाती हैं। कहीं आपसे बोले कोई कि बताओ 1.5 कैसा है, ना तो ये पूर्णांक संख्या है, ना ये पूर्ण संख्या है, ना ये प्राकृतिक संख्या। कारण क्या है? ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण पूर्ण अंक नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से परिभाषित शब्द हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला पॉइंट, जो कि है भाज्य संख्या। तो अब अगली अगली लिखिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या में पहले इसका लिख लेते हैं कि ये किसको भाज्य संख्या कहते हैं। लिखिए इसमें, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के साथ साथ, एक तथा स्वयं के साथ साथ, साथ साथ किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। किसी अन्य संख्या का भी, संख्या, इसका मैं हेडर संख्या इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। संख्या का भी भाग चला जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं।
तो उनको क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हमारे पास हमने देख लिया कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, उसके साथ साथ किसका भी, कोई अन्य संख्या का भी भाग जाएगा। जैसे उदाहरण उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण लेते हैं चार। चार कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों? चार में एक का भाग देने पे चार आता है, चार में चार का भी भाग चला जाता है एक बार, और चार में एक अन्य संख्या दो का भी भाग जा रहा है, इसलिए चार कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ध्यान रखना, भाज्य संख्या केवल वही संख्याएं होंगी जिसमें एक और स्वयं का तो हर संख्या में भाग जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे चार में किसका भाग जाता है? दो का। अगर दो का भाग नहीं जाता तो ये कैसी संख्या बन जाती? अभाज्य। लेकिन यहाँ पे दो का भाग जाता है तो ये कैसी संख्या है? भाज्य। भाज्य मतलब जो टुकड़ों में बट जाए। तो चार को हम क्या लिख सकते हैं? दो गुना दो लिख सकते हैं, टुकड़ों में बट गया। तो चार कैसी संख्या है? भाज्य। और बताओ ऐसी संख्या। छह। छह भी भाज्य संख्या है। छह में किसका भाग जाता है? दो का जाता है, तीन का जाता है। और आठ है, नौ भी है, चौदह भी है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं क्या कौन कौन सी आती है? भाज्य संख्याओं में आती हैं। अब अगली हेडिंग डालिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और इसमें लिखिए अभाज्य संख्याओं में ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक तथा स्वयं का ही भाग जाता है। एक तथा स्वयं का ही भाग जाता है, भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का नहीं, किसी अन्य संख्या का नहीं। तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसी संख्या जिसमें केवल किस किस का भाग जाता है? जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है, एक और स्वयं का भाग। अब संख्या एक का तो सब में भाग जाता है, 25 में एक का दो तो एक का चला जाएगा। आ, लेकिन ऐसी संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी केवल जिसमें केवल एक का और स्वयं का ही जाता है, किसी और संख्या का जाता ही नहीं। तो देखना, मैं लिखता हूँ दो। उदाहरण लिखता हूँ इसके। मैंने लिखा दो। दो में किस किस का भाग जाता है? तो बताओ। दो में एक का चला जाएगा, चला जाएगा। कितनी बार गया? दो बार। दो में स्वयं का चला जाएगा, चला जाएगा। कितनी बार गया? एक बार। और किसी का भाग जाता है? नहीं। तो ये परिभाषा इस पे क्या होती है? सटीक बैठती है। एक और स्वयं का ही जाता है तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब देखो दो। अगली देखो तीन। तीन में एक और तीन के अलावा किसी का जाता है? नहीं जाता, तो ये भी कैसी संख्या? अभाज्य। मैं कह दूं पांच। पांच में भी चार को कहाँ रखा है? चार भाज्य है, क्योंकि चार में क्या था? दो का भी भाग जा रहा था। तो हमें अगली अभाज्य संख्या क्या मिली? पांच। अब देखो आगे। छह। छह कैसी है? भाज्य। तो अगली मिल जाएगी हमें सात। सात कैसी है? सात में किसी और संख्या का भाग जाता है? एक और सात के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये टूटने वाली संख्या नहीं है। सात हो गया। नौ। नौ भाज्य। ग्यारह भी ऐसी है। तेरह भी इसी प्रकार की है। सत्रह भी ऐसे ही है। और उन्नीस ऐसे ही क्या है? ये अभाज्य संख्या। इनमें क्या होता है? केवल एक और स्वयं का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो अब हमने क्या सीख लिया? हमने सीखा कि भाज्य संख्या, पहले प्राकृत संख्या सीखा जो एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। फिर पूर्ण संख्या देखा, उसमें जीरो भी शामिल हो गया। फिर इसके बाद देखा पूर्णांक संख्या, जो माइनस ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और जीरो भी शामिल होती है, तो उन संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। अब हमने देखा भाज्य, ऐसी संख्या जिसको हम किसी और संख्या से भाग दे सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आसानी से उसको खंडों में लिख सकते हैं। जैसे चार है, चार को क्या लिख देंगे हम? दो गुना दो लिख सकते हैं। छह को क्या लिख सकते हैं? दो गुना तीन लिख सकते हैं। आठ को क्या लिख सकते हैं? दो गुना चार भी लिख सकते हैं। नौ को क्या लिख सकते हैं? नौ को तीन गुना तीन लिख सकते हैं।
तो ये संख्याएं तो होंगी भाज्य संख्या। लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो इस प्रकार से नहीं लिखी जा सकती, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? उन संख्याओं को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या एक विशेष प्रकार की संख्याएं हैं। इनका विशेष योगदान होता है कि इनका ये कभी भी आपस में टूटती नहीं है। मतलब अभाज्य है, ये भाग इसमें किसी और संख्या का जाने वाला नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। तो इसके लिए हमने देख लिया, भाज्य देख लिया, अभाज्य देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि कुछ संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना सीखेंगे, उनको बोलते हैं गुणनखंड। तो अगली हेडिंग डालिए, किसी संख्या के किसी संख्या का किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम किसी संख्या के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हमने इसको लिख लिया, किसी संख्या के क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए मैं, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे। अभाज्य गुणनखंड तो पता चल गया हमें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं। अब मैं दे देता हूं आपको, एक संख्या बोल दिया मैंने, कह दिया 6। 6 6 को किसी संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जाए, तो देखो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 6 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 गुना 3। 6 को कैसे लिख सकता हूँ क्या? 6 को 2 गुना 3 के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 कैसी है? भाज्य संख्या, उसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो ये जो 2 गुना 3 लिखा है, ये क्या है इसके? इसके ये अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुना 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, कि इसको गुना अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखा गया एक पैटर्न, वो क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 3, इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 और 3। अब बोलोगे सर, हमें अगर बड़ी संख्या ये मिल जाए, हमें मिल जाए 125, तो हम कैसे ढूंढेंगे इसे? तो इसको ढूंढने का एक तरीका है, वो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे डायग्राम बनाओ, उस पे यहाँ पे लिखो 6। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हाँ, एक और ध्यान रखना, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, और वो पॉइंट क्या है? एक नोट डाल के लिख लेना यहाँ पे बीच में। ये जो 2 है, ये क्या है? एक सबसे छोटी संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो यहाँ पे बीच में लिख लेना, नोट डाल के, लिखना, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। छोटी सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और कैसी है? सम। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, बाकी की संख्याएं कैसी हैं? सारी विषम संख्याएं हैं, और 2 क्या है? सम। तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये बार बार एक एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। सम अभाज्य संख्या है, ये नोट लिख लिया। इसमें नोट नंबर 2 भी लिख लेना, जगह हो तो लिख लेना, वरना आगे की लाइन पे लिख लेना। 2 के अलावा इसमें लिखना, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। कैसी होंगी बाकी की? विषम होती हैं। अब इसके बाद हम चल रहे हैं, ये बाकी 2 के अलावा सारी संख्या कैसी हैं? विषम। ये यहाँ पे लिखाया है। और 2 क्या है? सबसे छोटी है और समअभाज्य संख्या है। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे किस पे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पे। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे 2। नहीं जाएगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या का देंगे। तो 2 का भाग दिया, इसमें 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 यहाँ लिख दिया। अब बताओ, 3 में 2 का भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा कि इसमें? नहीं जाएगा सर। तो क्या करें? अब हम भाग देंगे किसका? 3 का देंगे, फिर अगली अभाज्य संख्या का। 3 का एक बार। तो हमें क्या फैक्टर मिल गए?
हमें मिल गया 2 मिला यहाँ से 3 मिला, तो हमने वही यहाँ पे लिखे हैं, देखो 2 लिखा है और 3 लिखा है, तो ऐसे ढूंढते हैं। अब देखो, अब हम देख रहे हैं 24 के, हम किसके देख रहे हैं, 24 के देख रहे हैं। अब 24 का देखो, अब हमें वैसे तो पता नहीं चलेगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने 24 लिखा, सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 2 का कितनी बार गया, 12 दूनी 24 होता है, तो 12 बार गया। आप अलग भाग दे के देख लेना, फिर ऐसे लिखना कि 12 बार गया। फिर 2 का भाग दो, नहीं जाए तो अगली संख्या पे जाना है, तो 2 का दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। फिर 2 का दिया, 3 बार गया। अब देखो 3 में 2 का नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 का देंगे, तो 3 का तो जाएगा, एक बार लिख दिया। तो अपने गुणनखंड क्या मिल गए इसके, जो ये संख्याएं मिली हैं, ये संख्याएं क्या हैं इसके, अभाज्य गुणनखंड। इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये क्या कहलाएंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो ऐसी ही हमें क्या करना है, किसी भी संख्या जो दी जाए उसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, और होमवर्क में क्या करना है आपको, उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। होमवर्क में है संख्या, संख्या दे रहा हूं मैं, 16, 25 और 18 और 28 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ये होमवर्क है। हमने किस किस के ज्ञात किए थे अभी, अभी हमने ज्ञात किए थे 6 के और 24 के। अब क्या करना है, अब आपको करना है 16, 25, 28 और 18 और 28 के होमवर्क। होमवर्क में ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके नोट करके रखना है, कल मैं इसके आंसर बता दूंगा, कैसे करना है वो तुम्हें देखना है। और बता दिया है कि कितने कितने कैसे कैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहली बात, क्लास को जब जब भी क्लास आए तो उसको उसी टाइम पे देख लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्लास छोड़ दी तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। तो इसके बाद हम कल इसके आगे के टॉपिक कराएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर पहला है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अगली क्लास में कल की वीडियो में मिलते हैं।